Hello students, now today we will revise chapter 3 theory base of accounting standards IFRS and GST। सबसे पहले जो हमें इसमें टॉपिक पढ़ना है वो है गैप। ठीक है, गैप का मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है बच्चों? जो भी इस वर्ड में जो भी अकाउंटिंग कर रहा है उसको कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कन्वेंशंस, स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको उनको फॉलो करना होता है ताकि जितना भी काम अकाउंटिंग का हो रहा है हर जगह उनमें यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, है ना। सबका काम एक जैसा रहे, सबके कामों में, किसी के भी काम में, किसी बिजनेस में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो गैप में हम क्या करते हैं? गैप में हम कुछ रूल्स बनाते हैं। रूल्स का मतलब होता है व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हाट इज़ नॉट टू बी डन। ठीक है, और कुछ गाइडलाइंस बनाते हैं। गाइडलाइंस का मतलब है कि हमने कुछ प्रिंसिपल्स बना दिए, कुछ स्टैंडर्ड्स बना दिए। स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है कुछ सिस्टम बना दिया, है ना। कुछ सिस्टम बना दिया तो हमें उसके अंदर ही रह करके काम करना है। तो बेसिकली गैप हमें यही बताता है कि आपको कुछ हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाई हैं जिनको इन द होल वर्ल्ड, है ना, जहाँ भी जिस भी कंट्री में काम हो रहा है उस कंट्री में उन प्रिंसिपल्स को, उन कॉन्सेप्ट्स को हमको फॉलो करना है। ठीक है, इसमें आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है कि गैप का फुल फॉर्म क्या होता है। गैप का फुल फॉर्म होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या कहता है? एज पर दिस कॉन्सेप्ट इट इज अज्यूम्ड दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन फ्यूचर। द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस ऑन द अजम्पशन दैट इट इज अ कंटिन्यूइंग एंटरप्राइज। गोइंग कंसर्न अजम्पशन हमें ये बताता है कि अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बिज़नेस हमारा लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए रन करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हमने कोई बिज़नेस स्टार्ट करा, आज हमने कोई भी काम स्टार्ट करा और कल हम या बहुत ही जल्दी शॉर्ट पीरियड ऑफ इंटरवल में हम उस काम को बंद कर दें। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन में हमको यही बताया गया है कि जो भी आपको काम करना है, दैट वर्क या दैट बिजनेस शुड बी कंटिन्यूड फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस सेलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। अगर आप कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल या आप कोई भी तरीका अकाउंट्स में कैसे आप जो है बुक्स में रिकॉर्डिंग करनी है, कैसे आपको काम करना है, कौन सा मेथड आपको यूज़ करना है, तो वो आपका जो मेथड है, जो काम करने का तरीका है, वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए ईयर आफ्टर ईयर। अगर एक अकाउंटिंग पीरियड में आपने एक तरीका अपनाया है, दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में, दूसरे ईयर में आप कोई दूसरा जो है मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो ये हमारा जो है प्रिंसिपल नहीं होगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी अजम्पशन में हमें यही बताया जाता है कोई भी मेथड या कोई भी हम तरीका या कोई भी प्रैक्टिस हम सेलेक्ट कर रहे हैं अकाउंट्स में वर्क करने की, तो दैट मेथड शुड बी कंसिस्टेंट 1 ईयर आफ्टर अनदर ईयर। नेक्स्ट है हमारा एक्यूरल अजम्पशन। एक्यूरल अजम्पशन का में बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू एक्यूरल अजम्पशन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द पीरियड इन विच दे बिकम ड्यू रादर व्हेन दे रिसीव्ड और पेड। तो एक्यूरल अजम्पशन में जो भी आपके रेवेन्यू या जो भी आपकी इनकम होगी या जो भी आपके खर्चे होंगे, आपको उसको उस टाइम पीरियड में रिकॉर्ड करना है जब वो खर्चे या जब वो इनकम या आपकी हुई है, ना कि आप तब रिकॉर्ड करेंगे जब आपको वो एक्चुअली में रिसीव हो जाएगी या आप एक्चुअली में पे ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो एक्यूरल अजम्पशन में आपको ये बताया जाता है कि कोई भी आपको इनकम हो रही है या आपका कोई भी एक्सपेंस हो रहा है, तो वो एक्सपेंस या वो इनकम आपको उसी साल में रिकॉर्ड करनी है, उसी टाइम पीरियड पे रिकॉर्ड करनी है जिस टाइम पर वो खर्चा या वो इनकम आपकी हुई है। भले ही आपको वो इनकम या वो खर्चा आपने दिया हो या वो इनकम या आपने रिसीव करी हो या ना करी हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बिजनेस एंटिटी और अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी और अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल से कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ यूनिट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स, क्रेडिटर्स, मैनेजर्स एंड अदर्स। इन अदर वर्ड्स द ओनर ऑफ अ बिजनेस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस ही ओन्स। The proprietor is treated as a creditor of the business to the extent of capital invested by him in the business.
कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है उसमें जो ओनर है और जो बिजनेस है उनको एक दूसरे से सेपरेट माना गया है। जो ओनर होता है वो बिजनेस में पैसे लगाता है, ठीक है। तो जब वो बिजनेस में पैसे लगाएगा तो वो ये सोच करके बिजनेस पैसे लगाएगा कि इस बिजनेस में फ्यूचर में मुझे इस बिजनेस से प्रॉफिट अर्न होगा। और जो बिजनेस है वो जो ओनर होता है उसे सेपरेट माना जाता है, क्योंकि बिजनेस भी उसको अपना एज अ कैपिटल मान करके लेता है, ठीक है। मतलब कि अगर बिजनेस में हमने पैसा लगाया है तो हम बिजनेस से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको इस बिजनेस से फ्यूचर में एक इनकम, एक प्रॉफिट जनरेट होकर के मिलेगा। वहीं बिजनेस का काम ये है कि वो हमको इस पैसे को जो हमने इन्वेस्ट करा है वो इस पैसे को हमको रिटर्न करके जनरेट करके देगा इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। इसलिए जो ओनर होता है और जो बिजनेस होता है वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट माने गए हैं, डिस्टिंक्ट एंटिटी मानी गई है। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चों? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमको अपने अकाउंट्स के बुक में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है जो कि मनी में मेजर करे जा सकते हैं। द ट्रांजैक्शंस विच कैन नॉट बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी दे विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमको सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेजर करना है जो कि मनी में मेजर हो सकते हैं, जिनकी क्वांटिटेटिव वैल्यू है। अगर उसकी कोई क्वालिटेटिव वैल्यू है देन वी विल नॉट रिकॉर्ड दैट ट्रांजैक्शन इन आवर अकाउंट्स बुक, वी विल इग्नोर इट, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जांपल में बात करें कि हमारे एम्प्लॉयज़ थे, एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दिया, तो ये हमारा कोई क्वांटिटी में हम इसको मेजर नहीं कर सकते, इसको हम मनी मेजर नहीं कर सकते। तो इसको हम अगर मनी मेजर नहीं कर सकते तो हम इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या कहता है? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल एज द बिजनेस इज इंटेंडेड टू कंटिन्यू इंडिफरेंटली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द true result of the business operations can be ascertained only when the business is completely wound up. The users of the financial statement need to know the results of the business at a frequent intervals. 12-month period is usually adopted for this पर्पस। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल बेटा ये कहता है कि जो भी आपके बिजनेस में, भले ही आपके बिजनेस में आपको प्रॉफिट हुआ है या आपके बिजनेस में आपको लॉस हुआ है, हर बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि हमको एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के बाद में ये पता चल सके कि हमारा बिजनेस कैसा रन कर रहा है, वो प्रॉफिट की तरफ जा रहा है या वो लॉस इनकर्ड कर रहा है। तो इसके लिए अकाउंट्स में हमारे लिए एक अकाउंटिंग पीरियड बनाया गया है जो कि आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। भले ही एक बिजनेसमैन अगर चाहता है तो वो 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, 9 मंथ्स का, जितना भी अपना चाहे एक अकाउंटिंग पीरियड बना सकता है। लेकिन लीगली अगर हम कहें, जो कि सारे बिजनेसमैन जो है अडॉप्ट करके चलते हैं, वो जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो हमारा होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का। तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च का अकाउंटिंग पीरियड बनाने के पीछे पर्पस ये है कि उस पीरियड के बाद हम ये देख सकें, उस 1 साल के बाद में, 12 मंथ्स के बाद में हम ये देख सकें कि हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या उसने लॉस को सफ़र करा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एन असेट इज ऑर्डिनरली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट द प्राइस एट विच इट वॉज एक्वायर्ड। दिस कॉस्ट बिकम्स द बेसिस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग for the asset. Since the acquisition cost relates the post, it is referred to as historical cost. कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि हम अपनी अकाउंट्स की बुक में कोई भी एसेट है, फिक्स एसेट है, हम उसको उस प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं जिस प्राइस पर हमने उसको एक्वायर करा है। मतलब जिस प्राइस पर हमने उसको खरीदा है, जिस प्राइस पर आप आज उस एसेट को खरीद करके लाए हैं, आप उस प्राइस पर उस एसेट को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन हर एक, क्योंकि अभी हम लोगों ने अपनी क्लासेस में बात करी थी कि हर एक फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू होती है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो डेप्रिशिएट होती है, ठीक है। तो वो उसकी एक्चुअल वैल्यू हो गई, ठीक है। जो ओरिजिनल वैल्यू है वो है कि आप उसको किस प्राइस पर खरीद करके लाए हैं, और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करते हैं आफ्टर जो है डिडक्टिंग द डेप्रिशिएशन अमाउंट,
ठीक है। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपको ये बताता है कि आपको अपने अकाउंट्स बुक में फिक्स एसेट्स को या कोई भी एसेट अगर आप खरीद करके लाए हैं, आपको उस प्राइस पर लिखना है जिस पर आपने एक्चुअली उसको खरीदा है। नेक्स्ट हमारा है डुअल एस्पेक्ट और डुअलिटी प्रिंसिपल। ठीक है। तो डुअल एस्पेक्ट और डुअलिटी प्रिंसिपल हमसे ये कहती है कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एज हैविंग अ डुअल एस्पेक्ट। इन अदर वर्ड्स एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट टू अकाउंट। इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड एनी अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड। द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। डुअलिटी प्रिंसिपल को हम डबल एंट्री सिस्टम के अंदर रखते हैं। डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है, अभी हम लोगों ने प्रीवियस फर्स्ट चैप्टर में इस बारे में बात करी थी कि डबल एंट्री सिस्टम हमें ये बताता है कोई भी ट्रांजैक्शन है वो एटलीस्ट 2 साइड्स को या 2 ट्रांजैक्शंस को इफेक्ट करेगा। ठीक है। हर एक ट्रांजैक्शन किसी 2 अकाउंट को या किसी 2 साइड को इफेक्ट करेगा। अगर एक चीज़ आपकी डेबिट हो रही है तो कहीं ना कहीं आपकी कोई दूसरी चीज़ क्रेडिट हो रही होगी। जैसे हम लोगों ने अगर बात करें तो अगर हमने बोला है कि परचेज अ पेंसिल फॉर कैश, तो इस केस में आपके पास में कोई चीज़ आ रही है और बदले में आपके पास से कोई चीज़ जा रही है। ठीक है। तो आपके पास क्या रही है, आपके पास में पेंसिल रही है और बदले में आपके पास में से क्या जा रहा है, आपके पास में से कैश जा रहा है। तो यहाँ पे सेम अमाउंट की 2 चीज़ें हो रही हैं, है ना। सेम अमाउंट की 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो आपके पास सेम अमाउंट में आपके पास में सामान आ रहा है, सामान के बदले में आपके पास क्या आ रही है, पेंसिल आ रही है। और उसके बाद में क्या आपके पास पेंसिल आ रही है तो आपको किसी ना किसी चीज़ को गिव अप करना पड़ेगा। तो उसके बदले में आप क्या दे रहे हैं, उसके बदले में आप कैश दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। तो यही हमारा जो रूल होता है इसको हम डुअल एस्पेक्ट के अंदर या डुअलिटी प्रिंसिपल के अंदर कंसीडर करते हैं, जिसको हम डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या बताता है बच्चों? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल रेवेन्यू मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड इनटू एंड द ऑब्लिगेशन टू रिसीव इट्स पेमेंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट में आपके ट्रांजैक्शन को हमें तब एंटर करना है जब उसका हमें पेमेंट रिसीव हो गया है। जब तक अनटिल अनलेस आपको उसका पेमेंट रिसीव नहीं होगा, आपको उस ट्रांजैक्शन को अपनी अकाउंट्स बुक में एंटर नहीं करना है। ठीक है। मतलब रेवेन्यू रिकॉग्निशन में जब आपको उसकी इनकम जनरेट हो गई, आपको उसका पैसा मिल गया जो भी काम आपने करा है, तभी आप उसको अपने अकाउंट्स की बुक में एंटर करेंगे, तभी आप उसको अपना रेवेन्यू मानेंगे। ठीक है। जब तक आपको उसके पैसे नहीं मिल जाते तब तक आप उसको अपना रेवेन्यू नहीं मानेंगे, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।